नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप 22 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी देख रहे हैं दोस्तों। आइए श्री गणेश करते हैं। और इस श्री गणेश के लिए आप सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके छत्तीसगढ़ पुलिस की मेंस की परीक्षा अगर आप दिलाने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। मुख्य परीक्षा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा या भारत की कोई भी मुख्य परीक्षा हो, हमारा मुख्य टारगेट अभी जो है ये छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मेंस के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए देखिए, ये जो स्टैटिक जीके और समसामयिकी है ये सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस प्यारे से समागम को देखते हैं और दिन भर का निचोड़ आज आपको देखने को मिलेगा। और निसंदेह समसामयिकी आपके उसमें चैप्टर में है, आपके एग्जाम में आने वाला है, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देखिए कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। मतलब इससे ये है कि आप हमारे भारत में बैठे बैठे आप विदेश दुनिया में किसी भी देश में आप पैसा भेज सकते हैं। तो हमने जो भी इसकी शुरुआत की है दोस्तों, हमने सिंगापुर के साथ इसकी शुरुआत की है जो हमारे भारत का यूपीआई है दोस्तों। और वहाँ का जो पे नाउ एक सिस्टम है, ठीक है, पे नाउ उसका नाम ही है, उसे आप याद रखिएगा, पे नाउ। तो सिंगापुर का पे नाउ और हमारे भारत का जो है यूपीआई, इन दोनों ने मिलकर इस व्यवस्था को देखा है। आइए देखते हैं इसके लल्लन टॉप फैक्ट्स क्या क्या हैं दोस्तों। भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ लिंकेज के मध्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ से बैठे बैठे विदेशों में भी पैसा, आप अपने सोना बाबू को भी पैसा भेज सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। दोस्तों बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली सिंग लुंग। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो ये हमारे एमओयू हो रहे हैं दोस्तों, ये एमओयू बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसीलिए सिंगापुर के पीएम साहब को भी याद रखिएगा, यहाँ पे ईएमओ हुआ है, ये जो समझौता हुआ है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, ली सिंग लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आगे बात करें कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे कहे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसमें आ गए स्टैटिक जीके, तो एलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये भारतीय पुराशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और ये पूछ लिया जाए कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1861 में हुई। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों आगे देखें कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई साहब अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और भारत के पहले वायसराय, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन, परीक्षा कोई भी हो ये क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो भाई साहब लॉर्ड कैनिंग को याद रखिएगा, भारत के पहले वायसराय थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विलियम्स को माना जाता है और उन्होंने 1860 में इसको पेश किया था। ठीक है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, जो बजट अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। तो ये बजट का जो हमारा शुभारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ किया था जेम्स विल्सन ने। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये वाली लाइन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ IATM, ठीक है, इंडियन ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन। ठीक है, इसका ये भी हाल ही में हुआ है दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा IATM इंडियन ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन। मतलब वो ये ऑटोमेटिक ट्रेन का सुपरविजन करेगी। रेल, आपकी ट्रेन जो है, रेल गाड़ी पटरी पे दौड़ रही है और उसके लिए जो है क्या है कि अपने आप सुपरविजन करेगी, कहीं दूसरी गाड़ी आ रही है तो इसको यहाँ पे रोक लेगी और यहाँ मतलब ये इसको देखेगी। और इसी के लिए तो आप जानते हैं कि इन ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रणाली भारत ने भी हाल ही में विकसित किया गया था, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कवच। ठीक है, उसे कवच कहा जाता है। कवच भी स्टार लगा के रखिएगा, पूछा जा सकता है। जब ये इंडियन ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन का निर्माण दिल्ली मेट्रो ने किया है तो भाई साहब ट्रेन की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक कवच सिस्टम रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था, ट्रेनों में लगाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आगे देखिए दोस्तों, इतिहास से जुड़ा हुआ ललन टॉप है ये कि बाबर को पूछ लिया जाता है कि बाबर अपने पिता की ओर से
किसका वंशज था? तो दोस्तों अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था, और माता की ओर से आप जानते हैं चंगेज खान का ये वंशज था, जिसे बाबर कहते हैं। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी थी। आपको याद होगा पानीपत की लड़ाई, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, ये सारे युद्धों को हमने पढ़ाया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाबरनामा, दोस्तों बाबरनामा इनकी आत्मकथा थी। किसकी आत्मकथा थी? ये दोस्तों बाबर की आत्मकथा थी। पूछा जाता है बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबरनामा जो है आत्मकथा है बाबर की, और इसे क्या कहा जाता है? तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और इस्लामी साहित्य में यह पहली वास्तविक आत्मकथा थी। और इसकी भाषा पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चगताई तुर्क, और यही चगताई तुर्की भाषा जो थी ये बाबर की मातृभाषा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं तुजुके जहांगीरी की भाषा क्या थी। दोस्तों तुजुके जहांगीरी की भाषा फारसी में थी। अब आप दोनों चीज समझ गए होंगे, तुजुके जहांगीरी किसमें है? ये फारसी में लिखी गई थी, और वहीं पे बाबरनामा की बात किया जाए तो जो उसकी बाबर की आत्मकथा थी वो चगताई जो है तुर्की में लिखी गई थी। दोस्तों अमार सोनार बंगला, जो कि आप जानते हैं ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। और इसको लिखने वाले हमारे और जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, दोनों के लेखक कौन है? तो यही टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो अमार सोनार बंगला की रचना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। और 1905 में आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन उसके उत्तरदायी थे। तो दोस्तों यहीं पे आप देखें कि गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी आपसे पूछा जाए तो बताइए कि ये दिल्ली से लेकर वाराणसी तक चलाई गई थी। ठीक है, जो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम पूछा जाए तो बता दीजिएगा वंदे मेट्रो है। और रेलवे की टक्कर रोधी प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए, तभी हमने आपको बताया था कवच है, ये आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसको जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया है। और जो रेल बजट है इसको आम बजट में कब विलय किया गया? तो साल 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में किया गया था। और इसे किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो रेल बजट को आम बजट में विलय विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, इसके संपादक कौन थे पूछे जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय जी थे। और राजा राम मोहन राय के बारे में और भी आप जान लीजिए कि इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय इतने दिलदार व्यक्ति थे। और इनको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, तो इनको राजा की उपाधि किसने दिया था भाई साहब? तो अकबर भाई साहब हैं। ठीक है, अकबर हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ में कौन से मंत्री हैं? अकबर खान साहब। आप इसको हमें कमेंट करके बताइएगा कि परिवहन मंत्री हैं कि वन मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अकबर ने इनको क्या नाम दिया था? राजा नाम दिया, तभी से इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। ठीक है, और आगे बढ़िए। कॉमनवेल्थ पत्रिका की संस्थापक कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट थी। और ये एनी बेसेंट वही है जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे जिसमें आप देखें कि जो है सुभाष चंद्र बोस भी त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे उसके अध्यक्ष रहे 1939 वाले में। तो इन्हीं चीज़ों की है कि ये कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन वही बात किया जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू होंगी। और महात्मा गांधी जी वाला पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो? तो ये जो कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था जिसे बेलगाम अधिवेशन कहा जाता है, तो कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे। ये हुआ था कब? तो 1924 में हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन था आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है भैया इसका फ्रांस था और विजेता अर्जेंटीना थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था लाइव। इसे आप याद रखिएगा, इसका शुभंकर ही लाइव था। ठीक है, और इसका थीम पूछ लिया जाए, इसका स्लोगन क्या था? तो ये इसका स्लोगन था दोस्तों नाउ इज ऑल, इसका स्लोगन था। इसे भी आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आपसे पूछा जाए केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाएंगे, ठीक है। और रामचरितमानस की अगर आपसे भाषा पूछ लिया जाए दोस्तों, तो अवधी भाषा में लिखा गया है और ये महाकाव्यात्मक एक कविता है। दोस्तों बात किया जाए बेगम हजरत महल की, तो बेगम हजरत महल लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जिन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। दोस्तों अगला करंट का बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए कि भारतीय समूह वेदांता किस अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमी कंडक्टर गुजरात में स्थापित करेगा। दोस्तों तो ये जो है कंपनी कौन सी है, ये फॉक्सकॉन कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। ये फॉक्सकॉन जो है, ये फॉक्सकॉन के साथ सेमी कंडक्टर, आप जान रहे हैं कि सेमी कंडक्टर कितना महत्वपूर्ण है। आप अपना मोबाइल उठाइए और उसमें देखिए कि सब कुछ जो है सेमी कंडक्टर्स ही आपको लगे हुए मिलेंगे। तो जो इसकी पहला, ये देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में खुल रहा है, किस कंपनी के सहयोग से, तो फॉक्सकॉन कंपनी के सहयोग से। कौन खोल रहा है भाई साहब, तो भारतीय वेदांता समूह खोल रहा है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, कई बार पूछा गया है, इसी में तो वंदे मातरम का जिक्र है और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है भाई साहब, तो ये अरविंद घोष जी हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। और ये पुस्तक तो एग्जामिनर की बेहद ही लविंग बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो इसके दादा भाई नौरोजी ने लिखा है और पहली बार इन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये मात्र थी, जब इन्होंने बताया था। दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। और ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडिया बिन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो ये भाई साहब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है जो भारत को कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों की अनदेखी की जाती है। तो दुनिया वाले ये जान लें कि भारत वो देश है जहाँ के पहले शिक्षा मंत्री ही मौलाना अबुल कलाम आजाद जी मुस्लिम संप्रदाय से थे, ठीक है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम संप्रदाय से हैं और जिनको बच्चा बच्चा प्यार करता है, ठीक है। ये वो भारत की संस्कृति है, यहाँ जो आता है उसी भारतीय संस्कृति में विलीन हो जाता है। कितने बाबर आए चले गए, कितने खिलजी आए चले गए, औरंगजेब आए चले गए, डच फ्रांसीसी, पूरा इतिहास आप पढ़ें हूड़ कुषाण से आपको मिलते आएंगे सिकंदर के ज़माने से, ठीक है भाई साहब। तो इतिहास में हमें नहीं चलना है, आपको हम पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके। आइए आगे देखते हैं। सऊदी अरब द्वारा, इसके पहले वाला तो आपने देखा ही दोस्तों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि सऊदी अरब द्वारा लॉन्च किए गए मुकाब प्रोजेक्ट, जिसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार कहा जाएगा, ये क्या है दोस्तों? क्या ये एक स्टेडियम है, क्या एक इंडोर सुपर सिटी है, क्या एक क्रिकेट स्टेडियम है या हॉकी स्टेडियम है? तो भाई साहब ये क्या है, ये एक है इंडोर सुपर सिटी है, ठीक है। इसमें एक ही छत के नीचे आपको सारी व्यवस्थाएं जो है दे दी जाएंगी, आप उसके अंदर घुसिए और कुछ भी आपको यहाँ बचने वाला नहीं है। एक बेहद ही वीआईपी सिटी है जो सऊदी अरब में जो है लॉन्च की गई है। ये पूछा जा सकता है, मुकाब प्रोजेक्ट अभी कल ही लॉन्च हुआ, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और दुनिया का ऐसा पहला शहर है ये, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों सऊदी अरब में कुछ चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक है अल नैफूद और रब अल खाली मरुस्थल, ये कहाँ पाए जाते हैं? सऊदी अरब में पाए जाते हैं। और जाकिर हुसैन का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किससे है भाई साहब, तो तबला बजाते हैं और किशन महाराज जी भी तबला बजाते हैं। माफ कीजिएगा, बिस्मिल्ला खान जो है दोस्तों, ये क्या है? ये शहनाई वादक हैं, इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया, ये पूछा जा सकता है, तो बताइएगा। टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया। श्री मुलायम सिंह यादव जी को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, टीएस कृष्णा, श्री निवासन और जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन वही हैं भाई साहब जो भी तबला बजा रहे थे, तो तबला वादक हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण 2023 6 लोगों को दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, मेजर
ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, तो बता दीजिएगा शरद कमल को प्रदान किया गया। इसमें क्या दिया जाता है, 25 लाख की इनामी राशि दी जाती है और शरद कमल का जो संबंध है टेबल टेनिस खेल से। दोस्तों फायदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं, और अगर ऊंचाई किसी चीज की नापना है तो आप अल्टीमीटर लगा दीजिएगा, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं, ये इसको याद करने वाली चीज है। देखिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों, तो दादा साहब फाल्के में जो हमारी कश्मीर फाइल्स है, जो हमारे कश्मीरी पंडितों को जो है वहाँ के चरमपंथी, मुस्लिम चरमपंथी, माओवादी, आतंकवादी, आप लोग कुछ भी कह लीजिए, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कह लीजिए, कुछ भी हो, उनके द्वारा वहाँ के जो लोकली लोग तो हैं जो हिंदुओं से ऐसी बैर भावना और पंडितों से रखते हैं, जो उनके, चूंकि पंडित ही एक ऐसे हैं जो अपना धर्म परिवर्तन जल्दी नहीं करते हैं, बाकी तो सब लोग तो बहुत आसानी से कर लेते, इसलिए पंडितों को ज़्यादा टारगेट बनाया जाता है अन्य पंथ के धर्मों का। विशेषकर हिंदुओं में अगर परिवर्तन कराना हो तो पंडितों को शांत रखिए, बाकी अपने आप बदल जाएंगे, कोई विरोध करने वाला नहीं मिलेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये आप देखिए कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीर फाइल्स जो है इसको जो है क्या हुआ है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आइए देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है इस जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दोस्तों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जो मिला है वो रणबीर कपूर को मिला है ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए, और दादा साहब फाल्के इसमें सबसे अच्छी एक्ट्रेस, ठीक है, सबसे अच्छी हीरोइन, एक्टर और एक्टरनी, तो ये एक्टरनी है भाई साहब आलिया भट्ट, गंगूबाई मूवी के लिए इनको मिला है, और ये रणबीर कपूर की पत्नी अब बन चुकी हैं, ठीक है। और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी, इसके डायरेक्टर को पूछा जा सकता है, तो विवेक अग्निहोत्री को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज पूछ लिया जाए किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन और प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, तो ये आशा पारेख को प्रदान किया गया है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो भाई साहब जो है यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना क्या किया है, राजदूत नियुक्त किया है, अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए एम्बेसडर्स के बारे में हम लोग खास चीज देख लेते हैं, क्या होता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा। ये बच्चों से संबंधित निकाय है, और यूनिसेफ इंडिया ने पूरे भारत के लिए आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका कार्य क्या है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु आयुष्मान खुराना इसमें सबको जागरूक करेंगे। दोस्तों तुलिका रानी की बात करें तो जो G20 है, आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, ठीक है, 2023 में भारत कर रहा है, और इसी में जो है तुलिका रानी को उत्तर प्रदेश का G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। दोस्तों हरमनप्रीत कौर की बात किया जाए, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, और अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव को ICICI बैंक जो है ICICI बैंक, ये बैंक भी ऐसा है कि इसका बहुत लोग नाम भूल जाएंगे बार बार, आई और CICI खाली परेशान रहेंगे, तो 360 डिग्री के अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है सूर्य कुमार यादव। ये ICICI के चक्कर में आपको इन सूर्य कुमार यादव को याद रखना है भाई साहब। लाल चींटी जब थोड़ा सा काटती है तो फार्मिक एसिड रहता है, इसीलिए लाल चींटी जो है काटती है तो आपको हल्का चुनचुना सा जो लगता है। खट्टे पदार्थ में क्या होता है, खाते ही या कहते ही मुंह में थोड़ा सा नींबू भी लीजिए तो जो खट्टापन आ रहा है, ये सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है भाई साहब, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जब एप्पल आप खाते हैं, बहुत बार पढ़े ए फॉर एप्पल, तो एप्पल में क्या मैलिक अम्ल पाया जाता है, भूलना नहीं कितनी बार खाते हो, लेकिन अब जब खाना तो ये कहना भाई सेब नहीं खाऊंगा, मैं मैलिक अम्ल खाऊंगा, ठीक है, मैं नींबू नहीं खाऊंगा, मैं क्या सिट्रिक अम्ल खाऊंगा। और जब चींटी देखना लाल वाली तो बोल देना तो फार्मिक एसिड ली है, इससे थोड़ा दूर ही रहो। और ये आपका HCl आप देखते हैं ना, HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेट में पाया जाता है, और प्रोटीन के पाचन का जो माहौल है पेट के अंदर, यही भाई साहब तैयार करते हैं। आगे देखिए 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। यह अधिनियम था 1992 का, और इसी के दौरान अनुसूची 11 को जोड़ा गया है। दोस्तों हाल ही में झींगा मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो पूछा जाएगा पंजाब बताइएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे 117 विधानसभा की सीट है। दोस्तों इसका लक्ष्य क्या है, झींगा मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका लक्ष्य जो है तय किया
किया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई साहब कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ हुई, तो 2021 में प्रारंभ हुई है, 2025 तक चलाई जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। और झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई है, तो गुलाबी क्रांति चलाई गई है। तो ये मछली और झींगा दोनों में आप ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन क्या है, वो नीली क्रांति को वहां पे बढ़ावा दे रहा है मत्स्य संपदा योजना के तहत में। लेकिन अगर झींगा मछली की बात किया जाए तो गुलाबी क्रांति दिमाग में बैठाइएगा झींगा वालों। ठीक है, आरबीआई के 25वें गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, जो 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है दोस्तों। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाएगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता हमारा भारत है, हमारी भारत की शेरनियां हैं। और इसका वो उप विजेता जिनको हमने हराया था इंग्लैंड है, और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था। इसे आपको याद ही रखना है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। अमर क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध किससे है भाई साहब, तो नदी जोड़ो योजनाओं से। ठीक है, जो जितनी भी नदियां हैं, अमृत क्रांति का संबंध है कि भाई हर घर जल पहुंचेगा। और आप जो है जल की पर्यायवाची भी तो अमृत होता है। तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से था। श्वेत क्रांति आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। सिल्वर क्रांति में हम लोग अंडा जो है खूब पैदा करने के लिए सोचते हैं। और गोल क्रांति में अंडा भी गोल होता है, लेकिन गोल गोल अंडा में आप ये नहीं समझिएगा सिल्वर है, गोल क्रांति आलू आ जाएगी, पोटैटो। और उर्वरकों को बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति चलाई गई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, पूछे जाते हैं, चेम्सफोर्ड को बता दीजिएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन से में हर बच्चा जानता है लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल 1905 में ही जो है अमार सुनार बंगला की रचना हुई, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय जो है गान है। और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। इसको आपने देखा। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब, 2014 में हुई थी। और प्रधानमंत्री जनधन योजना 20 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। इसे आपको याद रखना है। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता है। बेहद ही महत्वपूर्ण है, पहली बार जीता है। तो आपको याद रखना है किसमें जीता है, तो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में। दोस्तों सेमीफाइनल में चाइना ने भारत को हराया था, इसलिए हमको कांस्य मिला, नहीं तो हम और ऊपर होते। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त समूह की खोज किसने की, आपका ब्लड ग्रुप ए है, मेरा बी है, किसी का सी है, ए बी है, तो इसमें ये है। और ए बी जो प्लस होता है, ये दोस्तों सभी से खून ले सकता है, सर्वग्राही है। RH फैक्टर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज किसने किया था दोस्तों, तो RH फैक्टर की खोज व्हीलर ने किया था। इसे भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना ही रखना है। और आगे देखिए, महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेश पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो बता दीजिएगा, नागपुर में किया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे नितिन गडकरी जी ने किया था। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है नितिन गडकरी जी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, और उनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। 1386 किलोमीटर जो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया है। दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर ये मलेरिया रोग का वाहक है, और इससे मलेरिया रोग में हमारा RBC प्रभावित होता है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कब हो रहा था, 1942 में हो रहा था। और इसी में महात्मा गांधी जी ने कहा था, बेटा करो या मरो, इन अंग्रेजों को भगाओ, करो मरो का नारा इन्होंने दिया था। और उस समय कौन थे, लिनलिथ गो थे यहाँ के वायसराय। दोस्तों ये कैसा लगा क्लास, आज का सवाल आप देखिए कि ये करंट अफेयर की देखिए कितनी जल्दी और सभी महत्वपूर्ण आज ये करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के सवाल को देखिए कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पे जो है आप इसे देखिए, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है भाई साहब, ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है और इसका नाम क्या है, तो आप ये दोनों को बताइएगा। ठीक है, कि क्या हो सकता है, राजा रानी या उत्तर प्रदेश, जहाँ भी है, जो कुछ भी है आप इसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्यों नहीं बताएंगे भाई, न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो बिल्कुल लग जाइए जी जान से। और आज का सवाल देखिए, 15 फरवरी 2022 को श्री गुलाब चंद कटारिया को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो दोस्तों इनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कल हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था, तो आज का प्रश्न आपने देखा ही। आप जो है क्लास में अभी तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आपसे मिलते हैं कल के दैनिक समसामयिकी में। जय हिंद, जय भारत।